बीच में हमारे साथ मार्केट के दिग्गज और कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह मौजूद हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। एक 14 साल का वनवास था जो भगवान राम ने काटा था। निफ्टी ने 14 महीने का वनवास काटा और ऑल टाइम हाई लगाया। बैंक निफ्टी अब 60,000 पर और बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफ़ी शानदार रहा है। और अब लार्ज कैप लीड कर रहे हैं इस मार्केट को। इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट को इन करंट मैक्रो एनवायरनमेंट? क्या आपको लगता है कि यहाँ से तेजी और तूल पकड़ सकती है? अनुज भाई, भगवान राम तो वनवास गए थे और बहुत ही कठिनाई का सामना किया था और फाइनली रावण से लड़के जीत के अयोध्या वापस आए थे। निफ्टी का 14 महीने का वनवास जरूर था, बट उतनी कठिनाइयां नहीं थी जितनी भगवान राम को सहन करनी पड़ी थी। मार्केट मुश्किल से 15-20% गिरा होगा और उसके बीच में भी कई स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वक्त हमें लगता है कि जो चीजें मार्केट को 14 महीने के वनवास के लिए लेके गई थी, धीरे धीरे करके रिवर्स हो रही है। सबसे पहला एफपीआई की सेलिंग थी, अब उनकी इंटेंसिटी कम होती दिख रही है। कुछ कुछ दिनों बाइंग भी दिख रहा है। दूसरा अर्निंग्स ग्रोथ था। 6 क्वार्टर के लिए अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट के आसपास रहा था। अब यहां से अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट हो जाए वैसा लगता है। यूएस टैरिफ डील भी बीच में नहीं हुई, हमें 50% से ज्यादा टैरिफ लग गया। अब उम्मीद है कि वहां पे भी कुछ न कुछ हो जाएगा। रशिया यूक्रेन के बीच में पीस समझौता शांति करार हो रहा है। अगर वो होता है तो 25% ड्यूटी जो ऑयल इंपोर्ट के लिए लगाई है वह शायद कम हो जाएगी और टैरिफ डील की भी बातचीत चल रही है। और ये सबके बीच में भारत का जो वैल्यूएशन दूसरे देशों के सामने बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था, वह अब अपने एवरेज प्रीमियम पे आ गया है। तो कल जैसे काफी दिनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने धुआंधार बल्लेबाजी की, वैसे ही शायद निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन करके अब अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार है। नीलेश भाई, सिंस आपने ये बात ला ही दी, रोको ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की, हम मैच भी जीते, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बैठ रहा है कि हम जो हैं अब वाइट बॉल के बहुत अच्छी टीम बनते जा रहे हैं, लेकिन रेड बॉल में हम अपना पूरा का पूरा जो स्टेचर है वो खो चुके हैं। खो नहीं रहे, खो चुके हैं। बैक टू बैक 2 सीरीज में वाइट वॉश घर पर। तो क्या यही थोड़ा सा मार्केट में भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है कि ट्रेडिंग में तो सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लंबा होराइजन थोड़ा सा करने में लोग हिचकिचा रहे हैं? अनुज भाई, मतलब भारत इतना बड़ा देश है कि उसके बारे में जो भी कहे उसका ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। हमने म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेशक देखे हैं। पहले एक समय था मार्केट गिरती थी, हमें रिडम्पशन मिल जाता था, बट कोविड के बाद 2020 से कुछ ऐसा माहौल बना है, जब भी मार्केट गिरता है, वैल्यूएशन सस्ता होता है, तो लोग रिडम्पशन की जगह सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। धीरे ही सही, बट भारत के बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों में अब लंबी अवधि के लिए निवेश करना, डिसिप्लिन वे से निवेश करना, वह अंतर्गत हो गया है। हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते हैं एंड उनका अनुभव ज्यादातर खराब ही रहता है। तो सुबह का भूला शाम को जरूर लौट आएगा। इन्वेस्टिंग टेस्ट मैच की तरह है, धीरे धीरे आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। मोमेंटम इन्वेस्टिंग T20 या वनडे की तरह है, उसमें रिस्क ज्यादा है और पैसा बनने की कोई गारंटी नहीं है। ओके नीलेश सर, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। ओवरऑल मार्केट पे हमने अच्छी तरीके से बात कर ली, लेकिन सर अब सेक्टर स्पेसिफिक जवाब चाहूँगी मैं आपसे। आपने कहा अर्निंग्स यहाँ से और अच्छी होंगी
ऑटो सेक्टर के अर्निंग्स भी ठीक ठाक रहे, अब सेल्स आंकड़े भी आ रहे हैं, वो भी इन एक्सपेक्टेशंस ही आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज स्टॉक्स। ऑटो स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या होगा सर? ऑटोज में सितंबर के बाद जो जीएसटी कट हुआ उसकी वजह से जम के खरीदारी हुई है। अक्टूबर और नवंबर महीने में भी ये मोमेंटम बरकरार रहा है, तो ऑब्वियसली लोगों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं कि ऑटो सेक्टर के नंबर अच्छे आएंगे और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हमारा मानना है कि ऑटो में अब यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज चालू हो रहा है। नंबर्स अच्छे आएंगे बट मार्केट के दाम में या वैल्यूएशन में उसे डिस्काउंट किया गया है। अब यहाँ से आप एक सिलेक्टिव ऑटो सेक्टर में निवेश कर पाएंगे। रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बारिश भी अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी होगी और रूरल इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो भी काफ़ी तेज है। तो ये सब देख के लगता है कि जो टू व्हीलर कंपनी है, ट्रैक्टर कंपनी है, जो रूरल इकोनॉमी के में ज़्यादा सेल करती है, शायद वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस अभी भी बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिंस आपने बात इस स्पेस की है, रूरल स्ट्रेस से कम होने की बात की है, एक और स्पेस जहां पर शानदार मूव्स रहे नीलेश भाई, पीएसयू बैंक्स। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा एनबीएफसीज का तड़का जोड़ दूं, खास तौर से वो एनबीएफसीज जो पिछले 2 साल स्ट्रेस में रही थी, माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रेस था, वहाँ काफ़ी पेन हमको देखने को मिली। इस स्पेस में मैसिव रिटर्न्स जनरेट हुए हैं पिछले 6 महीने में। क्या यहाँ पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? अनुज भाई, मतलब पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को देखे तो ये कुछ हद तक इकोनॉमी से रिलेटेड तो है ही है, बट बहुत सारी कंपनीज एक स्पेसिफिक सेगमेंट से रिलेटेड है। कोई कमर्शियल व्हीकल में उस्ताद है, कोई माइक्रो फाइनेंस में उस्ताद है, कोई कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी एक सेक्टर जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी रीजनेबल है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। पीएसयू बैंक में शानदार प्रदर्शन के बाद भी वह अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी दे रहा है, रेगुलेटरी उन्होंने काफी कदम उठाए हैं। अभी पिछले सप्ताह उन्होंने तकरीबन 9,000 से ज्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को 250 से ज्यादा मास्टर सर्कुलर में कंबाइन कर दिया। सो उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बढ़ेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए। तो ये क्षेत्र में पीएसयू बैंक, सिलेक्ट एनबीएफसीज, सिलेक्ट कैपिटल मार्केट कंपनीज एंड सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स, इसमें आप ओवरवेट पोजीशन रख सकते हैं। ओके। अच्छा नील भाई, सेक्टर्स की तो हम बात लगातार करते हैं। आपने इन पासिंग कहा था कि एफआईआईज की सेलिंग की इंटेंसिटी कम हुई है और 1-2 दिन तो उन्होंने बाइंग भी की है। अब एक ऐसी इकोनॉमी, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो 8.5% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है, जहाँ पर अब शायद 15% की अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिले, क्या एक्सपेक्ट करें कि 2026 में वापस हमें वो जो एफआई फ्लोज जो हम भूल गए हैं कैसे होते थे, वो देखने को मिलेंगे? उम्मीद तो यही है अनुज भाई। अगर आप देखें तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा वेटेज 18.5 से 19% के आसपास है। एफपीआई की जो ओनरशिप है वो तकरीबन 16% के आसपास है। अब भारत में जिन्होंने निवेश किया है उनमें एक्टिव एफपीआई है और पैसिव एफपीआई है। जाहिर है कि जो पैसिव एफपीआई है उनका वेटेज तो पोर्टफोलियो में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के बराबर होगा। तो ओवरऑल जो एक्टिव एफपीआई का निवेश है वह 16% नहीं, शायद 14 या 14.5% होगा। तो भारत जैसी मार्केट में, इकोनॉमी में 20-25% से ज्यादा अंडरवेट रखना किसी भी फंड मैनेजर के लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो मेरा अनुमान ये है कि धीरे धीरे करके उनकी इंटेंसिटी सेलिंग की कम होती रहेगी और 2026 में उम्मीद है कि उनकी खरीदारी देखने को मिलेगी। ओके, ऑप्टिमिस्टिक हैं नीलेश जी आप एफआईज की बाइंग
को लेकर। लेकिन अभी आप और अनुज जी डिस्कस कर रहे थे और लार्ज कैप स्टॉक्स ने इस बार बेहतर परफॉर्म किए हैं नीलेश सर, लेकिन कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप इनफैक्ट स्टॉक्स में अगर आपसे पूछूं तो काफ़ी अपने पीक से करेक्टेड हैं। क्या अब इनमें पोटेंशियल है? क्या लार्ज कैप के बाद अब इनकी बारी आएगी मिड कैप और स्मॉल कैप्स की? अनडाउटेबली सिलेक्ट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बारी जरूर आएगी। अगर आप सितंबर क्वार्टर के नतीजे देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से तकरीबन दुगना और 3 गुना थी। तो अनडाउटेबली अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ मेंटेन रही तब जरूर स्मॉल और मिड कैप में सिलेक्ट लेवल पे आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। बट एक बात आपने जो इनडायरेक्टली कही कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी नीचे है। यह एक ब्रॉड बेस नहीं बट एक सिलेक्ट रैली बन रही है। तो उसका एक ही कारण है, जब वॉरेन बफे ने कहा था प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बहुत सारे स्मॉल माइक्रो कैप, मिनी कैप, मिड कैप कंपनीज में वैल्यूएशन आसमान को छू रहा था और वह वैल्यूएशन में जितनी उम्मीद थी उस प्रकार से प्रदर्शन पिछले 14-15 महीनों में नहीं हुआ। उसकी वजह से उन स्टॉक्स में करेक्शन आई है। आपको अपने पोर्टफोलियो में ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे स्टॉक रहे जो मार्केट की उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल, मार्केट की उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। उसी में एक स्पेस रही है आपकी इंडस्ट्री नीलेश भाई, और कुछ हद तक हमारी भी, मतलब नॉट डायरेक्टली, लेकिन कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स जहाँ पर शानदार तेज़ी है, एक्सचेंजेस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, सारे के सारे आपके डिपॉजिटरीज हों। बीच में करेक्शन आई थी और ब्रूटल करेक्शन थी, लेकिन उसके बाद वापस एक तेज़ी, कहीं ना कहीं मार्केट ने जो वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद एक नी जर्क रिएक्शन दिखाया था वो मोर और लेस आउट द वे हुआ। ये स्पेस क्या अभी भी कंपाउंडिंग स्टोरी रहेगी आगे जाते हुए? इस क्षेत्र में रेगुलेटरी इम्पैक्ट ज्यादा बनी रहेगी। बहुत सारे कैपिटल मार्केट कंपनीज में, जैसे आपने कहा, आज 5 करोड़ निवेशक म्यूचुअल फंड में है, कल 10 करोड़ होंगे, परसों 15 करोड़ होंगे, उसके बाद 20 करोड़ होंगे। तो ये ग्रोथ हमारी वैल्यूएशन में कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, बट ये ग्रोथ बनी रहेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। बट बहुत सारी कैपिटल मार्केट कंपनी ऐसी भी है जहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। अनुज भाई, कोई रेगुलेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिले वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट आपको अपने कस्टमर के साथ जाया करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में रेगुलेटर ने वो ऑलरेडी कर दिया है। जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशो कम होता है। तो ये जो एक्सपेंस रेशो कम होना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट अपने कस्टमर के साथ शेयर करनी है, वह कुछ कैपिटल मार्केट कंपनी के अनुमान में या एक्सपेक्टेशंस में बिल्ड नहीं हुआ है। मैं वहां पे थोड़ा सावधान रहूंगा। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी भी हमारी मार्केट में वो ट्रेड डील वाला मामला फंसा हुआ है। अगर वो एक अच्छी डील साइन हो गई तो वो मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव होगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है अगर ट्रेड डील होती है तो कुछ हद तक तो मार्केट ने उसे डिस्काउंट कर लिया है एट ऑल टाइम हाई लेवल पे, बट एक रिलीफ रैली बन सकती है बिकॉज बहुत सारे यूएस निवेश